ओके, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अभी प्रीलिम्स काफ़ी पास है और जैसा कि आप जानते हो कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पास करने के लिए हमें कुछ टैक्टिक्स, कुछ प्रैक्टिस अपनानी पड़ती हैं और कई बार एलिमिनेशन, एक्सट्रीम वर्ड, इन चीज़ों का भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम सही आंसर तक पहुँच पाएँ। इन वीडियो में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक्स नहीं है, पर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ट्रेंड के बेस पे हम काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व, एनालाइज करके सही आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर तो हमें नहीं पता होंगे फैक्चुअली। तो वैसे ही कुछ सवालों की ये एक श्रृंखला है, वीडियोज़ की एक श्रृंखला है, जिनमें ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम कुछ सवाल देखेंगे जो 2025 के ही पेपर के हैं, यानी जो मोस्ट रिसेंट पेपर है हमारा, और ट्राई करेंगे हम उन्हें सॉल्व करने का PYQ के ट्रेंड के बेस पे। देखो, ये पहला सवाल है। इसमें कह रहे हैं जो RBI मैंडेट करती है सारी रजिस्टर्ड कंपनीज को इंडिया में, जिसमें वो BRSR को सबमिट करती हैं। दूसरा ये कि इंडिया में एक कंपनी जो BRSR को सबमिट कर रही है वो डिस्क्लोजर्स बना रही है इन रिपोर्ट में, जो कि नॉन फाइनेंशियल होता है लार्जली। ये इसके ऑप्शंस हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं समग्र बैच के बारे में बता दूं। ये हमारी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के लिए बैच है। सारे पेपर इसमें कवर्ड हैं, आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी रिसेंट वाले कवर्ड हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देता है। इंक्वायरी के लिए नंबर है व्हाट्सअप में, ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अभी प्रेजेंटली 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बैच बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कुछ एक सीट्स लेने के बाद हम बैच को क्लोज कर देते हैं। तो ये सबसे नया बैच है हमारा 5.0 के नाम से। अब देखो, इसमें अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखो जो कह रहे हैं ना कि RBI मैंडेट करता है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, पहला वर्ड आपको दिखना चाहिए ऑल, जो कि इस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाता है, और ये BRSR को सबमिट करती हैं। अब एक बात अगर आप ऑब्जर्व करो, इस तरह का सवाल 2022 में जब पूछा गया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज RBI रेगुलेट करता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो रेटिंग एजेंसी जिसे हम ICRA कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा ब्रिक वर्क रेटिंग जो है ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला है ये भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि इसे कौन मैनेज करता है, कौन रेगुलेट करता है। अब यहाँ भी इन्होंने कहा था इस वाले स्टेटमेंट में भी कि RBI मैंडेट करती है। मैंडेट, रेगुलेट, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है वो यूजुअली RBI के कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत होते हैं। तो अगर आप इसे एलिमिनेट करोगे, है ना, इसे एलिमिनेट अगर आप करोगे तो इंडिया में जो सेकंड कह रहे हैं, इंडिया में एक कंपनी जो सबमिट करती है BRSR को, इन्हें डिस्क्लोजर देना होगा, ये बात सही बन जाती है। पहला गलत है। अब अगर आप यहाँ पे 1 एलिमिनेट करोगे तो यहाँ भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। अब देखो, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, पर जो ये सेकेंड और थर्ड है ICRA और ब्रिक वर्क के बारे में पहले ही पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है। ये आप देख सकते हो, पंजाब पीसीएस में पूछा गया 2020 में। यही रीज़न है कि हम स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स का अक्सर सवाल आता है कि सर सारे स्टेट पीसीएस करना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, वो हमारा काम है, वो हम फिल्टर करके बैच में डालते हैं कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, और इन सवालों को इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज तरीके से कवर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेबी, है ना। इसका आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर इज सी। फिर आप ये देखो, कह रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो CRISIL, क्रिसिल भी है, उसके बाद केयर है, ICRA है। तो इसमें जो पहला है CRISIL, इसका मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रिसिल है ये। केयर क्या होता है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और ICRA क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो तीनों है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने ये पढ़ा है तो ब्रिक वर्क के बारे में भी आपने पढ़ा है ना। और इस तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पहले ही सवाल पूछा गया है। फिर इसके बाद रेटिंग एजेंसी के बारे में जो कह रहे हैं कि कौन मैनेज करता है, तो RBI ने सेबी करती है। सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें भी कह रहा है RBI मैंडेट करती नहीं, RBI ने सेबी मैंडेट करती है लिस्टेड कंपनीज को, जिसमें वो सबमिट करते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आइडिया लगा कि जो इंस्टीट्यूशन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो यूजुअली रॉन्ग होते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो ये इन चीज़ों का हेल्प लेके हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी PYQ का रेफरेंस आप देख सकते हो, बहुत सारे सवाल PYQ से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं इंडिया में जो इनकम है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या वूल रियरिंग हो गए, रूरल एरियाज में इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है ये टैक्स से। दूसरा कह रहे हैं इंडिया में जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इसे हम कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर करते अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये ना अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में शेड्यूल्स के बारे में, तो उस टाइम पे हमने सारे शेड्यूल्स पर डिस्कशन करा था और 7th लिस्ट में हमने देखा था कि ये कई बार पूछते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह किनका मुद्दा
मुद्दा है। तो एग्रीकल्चर आप देखो तो एग्रीकल्चर के जो जुड़े हुए टैक्स वगैरह हैं, है ना, ये देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट, द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन यूनियन, है ना। तो ये वाली जो बातें हैं और ये सब सही है ना। यहाँ पे जो इंटरटेनमेंट टैक्स वाली जो बात है बस वही गलत है, कंकरेंट में ये नहीं है, स्टेट में है। तो इस हिसाब से जो सी है वो गलत है। बट इस तरह के सवाल जिसमें पूछते हैं कि बताइए कौन सा जो यूनियन लिस्ट है उनमें आता है और एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो यहाँ से एलिमिनेट करके फिर ये सवाल एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है, दैट मीन्स हम समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है। और अगर ये आइडिया में ना भी हो ना तो आप देखो यूजुअली जो ये कहते हैं एग्जेम्प्ट है, किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, वो वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो अगर आप ये भी पहुंच पाओ कि 1 गलत है, अगर 1 गलत है तो आंसर बस इकलौता बचता है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट 2 इज करेक्ट। अब देखो ये सवाल 2024 में पूछा गया, इसमें कह रहे हैं रेतवारी सेटलमेंट में क्या होता है, जो पीजेंट्स है वो एग्जेम्प्ट किए गए। अब यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट है तो ये यूजुअली क्या होगा, गलत होगा। और वैसे भी अगर आप हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो डेफिनेटली ये वाली बात गलत है, हमने कई बार पढ़ रखी है बैच के अंदर, तो 1 आप हटा दोगे। बाकी देखो सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि वही कह रहा है ना कि अगर परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी अपने रेवेन्यूज को पे करने में फेल करते हैं तो उन्हें जमींदारी से हटा दिया जाता, तो आंसर होता बी। अच्छा, ये 1-2 सवाल अब और रेफरेंस दिखाता हूँ। 2023 में पूछा गया कि जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बस इकलौता यही आंसर इसमें, बाकी देखो इसमें भी कहा है 1 and 2 करेक्ट, इसमें भी कहा 1 and 2 करेक्ट, इसमें भी कहा 1 करेक्ट, तो ये सारा गलत होगा, है ना। तो एलिमिनेशन से काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 1, 2, 3 एग्जाम्पल है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से हो जाता है, जब आप सवाल बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड मार्क कर सकते हो। और यूजुअली 95% केसेस में ये आपके सही ही होंगे। तो ये कोई ट्रिक नहीं, ये एक अप्रोच विद टाइम डेवलप होती है। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं 28th यूनियन नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP28, इसमें इंडिया रिफ्रेन करता है साइन करने से द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। दूसरा कह रहे हैं जो COP28 है ना, ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। देखो आप भी जानते हो कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं, तो अगर सेकंड गलत है, देखो यहाँ पे कह रखा है कि सेकंड करेक्ट है तो ये होगा नहीं। उसके बाद देखो यहाँ कह रखा है सेकंड करेक्ट है तो होगा नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ना ही सेकंड करेक्ट है ना ही थर्ड, तो ये थर्ड हमें पढ़ना होगा। उसके बाद कह रहे हैं सेकंड या थर्ड में से कोई एक करेक्ट है और ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो अगर सेकंड गलत होता है तो जो तीसरा कह रहा है कि अगर इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो डीकार्बोनाइज्ड है तो जो रेजिलियंस है, मतलब जो मजबूती है हेल्थ केयर सिस्टम की, ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, में लिखा है, कोई भी जिसे बेसिक नॉलेज भी है वो भी इस बात को समझता है कि सही स्टेटमेंट होगा। क्योंकि अगर आप हेल्थ सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर रहे हो तो हेल्थ केयर सिस्टम की जो रेजिलियंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर 3 सही बनता है ना तो ये तो आप हटा दोगे, तो आंसर क्या आया, सी। ठीक है, फिर आप ये देखो, ये लीगली बाइंडिंग कह रहे हैं तो 3 को आप एलिमिनेट करोगे। ये सिविल सर्विसेज के ही सवाल है, ठीक है, मैंने सब में लिख रखा है, मुझे थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवाना चाहता हूँ। तो ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। और अगर आप समग्र बैच में हो तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह के सारे ईयर वाइज हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज तो हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, ईयर वाइज से कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। जो 5-10 नंबर से जिनके पेपर अटकते हैं ना, वो इन्हीं अप्रोचेज में दिक्कत आती है। देखो प्रैक्टिस नॉलेज तो डेफिनेटली है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप हार्डवर्क करते हो, चीज़ें सही डायरेक्शन में पढ़ते हो, PYQs एसोसिएट करके पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सही अप्रोच है वो ये है कि आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो लीगली बाइंडिंग कह रहे हैं, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है ना, न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में। तो अगर मतलब आप सोचो अगर ये इतना ही बड़ा होता ना, लीगली बाइंडिंग होता तो बहुत चर्चा में होता, राइट। तो 3 को आप हटाओगे, देखो ये 2 हट गए। अब बस आपको फर्स्ट चेक करना है या फिर आप फोर्थ चेक कर सकते हो। तो अगर मैं फोर्थ चेक करता हूं तो ये कह रहा है इंडोर्स बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट इन पे जोर डालती है, बड़ी कंपनीज और इंडिजिनस कम्युनिटीज। तो अच्छा आप बताओ इस स्टेटमेंट में क्या कोई भी खराबी है? जरा भी गलत नहीं हो सकता ना। अगर कोई भी डिक्लेरेशन फॉरेस्ट के ऊपर है, न्यूयॉर्क हो, नो मैटर कहीं का भी हो, तो सिंपल सी बात है कि बड़ी कंपनीज जो हैं या फिर गवर्नमेंट वगैरह है वो उन पे एंडोर्स करेंगी। और क्वेश्चन भी बना, आप देखो पूरा ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट का ही पार्ट हो सकता है या फिर ये ग्लोबल टाइमलाइन वगैरह। तो यहाँ से बहुत सही आइडिया लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट हमेशा सही ही होने हैं। तो 4 सही जैसी आप लगाओगे आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप देखो फर्स्ट भी देखोगे,
या 2 भी देखोगे ना तो समझ आ रहा है कि फॉरेस्ट वगैरह की बात है, तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट को ही मतलब उनके ग्लोबल टाइमलाइन को ही एंडोर्स करेगा। तो बहुत ईजिली हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक एलिमिनेट कर पाते हो तो। और भी सवाल है, जैसे ये तो अलग सब्जेक्ट का है, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ भी अगर आप देखो तो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है पास्ड बाय द बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज कंसर्न प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग। तो यहाँ पे भी ये बाइंडिंग वाली बात जो है गलत है, तो आंसर यहाँ पे सी होगा क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट कहा है। कोई भी इस ट्रिक को देखो, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्लाइंडली हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, बट यूजुअली ऐसे स्टेटमेंट में क्या होगा, ये गलत होगा। और जब कोई आइडिया क्लैरिटी ना हो तो इन क्वेश्चंस में हम बाइंडिंग वाली बात गलत ही लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर से देखो सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहे हैं कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। कोई स्टेट का गवर्नर है तो जो भी ड्यूटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं या जो उनके पास पावर है उनको लेके वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में। अच्छा, इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो जरा गौर करना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब ये देखो सिविल सर्विस 2018 का क्वेश्चन, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। यानी ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली यहाँ से लिफ्टेड है, राइट। तो पहला दूसरा यहाँ सही है, जैसे ही आप PYQ करके जाते हो तो सेकेंड वाला सही होगा, यानी ये तो हट गया। बाकी जो पहला कह रहा है ना कि गवर्नर आंसरेबल नहीं होंगे कोर्ट में, पहले ही पूछ रखा है इन्होंने, ये आप पढ़ो, गुजरात PCS में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में। दैट मीन्स ये क्या है, सही है। तो अगर पहला सही है तो ये भी हट गया, है ना। और हमारे पास क्या बचा, बस हमारे पास ये दोनों बचे, तो थर्ड चेक करना है। मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। यानी हाउस में जो भी बात कही जा रही उनको लेकर इन पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है ना, या फिर आप कह सकते हो कि वो किसी प्रोसीडिंग में जो हाउस के अंदर हो रही है उसको लेकर ये लायबल नहीं होंगे। अब यही चीज़ यहाँ देखो, what is said or done within the wall of parliament however can be inquired into a court of law। यानी ये क्या है, गलत है, क्योंकि हाउस के वॉल में, पार्लियामेंट के वॉल्स के विद इन में जो बात की जा रही उसे लेकर इंक्वायरी नहीं होगी। 4 को आप एलिमिनेट करते हो और आंसर तक पहुंच जाते हो, है ना। 1, 2 और 3 सही है। और इससे साबित होता है कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 2 स्टेटमेंट्स अगर आप करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, मैं खुद मानता हूँ, पर और ज़्यादा आसान हो जाता है सॉल्व करना। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिविल सर्विसेज की जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस करी थी 1 बाय 1। जैसे ये वाला सवाल था ऑर्डिनेंस के बारे में, जो इन्होंने पूछा था कि ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकते हैं या नहीं, तो इस पर हमने काफ़ी सारे सवाल करे थे, है ना। और उस टाइम पे हमने देखा ऑर्डिनेंस के जब आप इतने सारे सवाल कर लेते हो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि ऑर्डिनेंस लॉ के जैसा काम करता है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा ये एक सवाल है, फिर मैं आपको और भी बातें दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये सारे PYQs है ऑर्डिनेंस के, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच है जिसमें आप सारे सवाल एक साथ करते हो। फिर जैसे ये सवाल था इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल के बारे में जो इन्होंने पूछा था कि ये इनमें से कौन कौन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में स्टेब्लिश्ड है। अब ये सवाल आप देखो 1995 में पूछा गया था कि कौन कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस हैं, यानी जो हमारे संविधान में नहीं है ना। जिसमें क्या शामिल था, तो देखो इंटर स्टेट जो काउंसिल है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, सॉरी ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्टिकल 263 में। बाकी जोनल काउंसिल, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जैसे ही आप देखोगे अच्छा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर जोनल काउंसिल क्या है, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जोनल काउंसिल क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, तो ये इंटरस्टेट काउंसिल हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ से जैसे ही आप देखोगे ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। तो PYQ का पूरा रेफरेंस है। फिर सेम सवाल पूछ रखा है कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। अब अगर आपने सिविल सर्विसेज का पेपर दिया है और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है तो आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो कहाँ गड़बड़ी है। और भी दिखाता हूँ, काफ़ी सारे सवाल हैं। फिर ये देखो कह रहे हैं कि हाँ ये देखो इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि सर्टेन स्फेयर में गवर्नर जो है वो कुछ डिस्क्रिशन में, है ना, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट बना दिया है कि सर्टेन स्फेयर में यानी कुछ स्फेयर में अपने डिस्क्रिशन में भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं प्रेसिडेंट अपने से खुद से
on her own reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। अब इसी को लेके देखो कितनी बार सवाल पूछा गया जिसमें आपसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के हाथों में आता है तो किस तरह से असेंट दे सकते हैं, है ना, सारी बातें कि अगर मनी बिल के केस में तो किस तरह से रिटर्न करेंगे या रेटिफाई करेंगे। फिर ये इन्होंने पूछा कि बिल को लेकर, और ये सारे सवाल हमने करें। फिर आप देखो इलेक्शन प्रोसेस में भी जब पूछा था इन्होंने कि जब बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के पास तो उनके पास टाइम लिमिट होती है या नहीं। और इन सारे क्वेश्चन को फिर आप ये भी देखो कि गवर्नर के बारे में पूछते हैं कि गवर्नर के लिए नेसेसरी हो जाता है कि बिल को री लेजिस्लेशन के लिए भेजें। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हो तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ये वाला जो है ये भी पूरा PYQ बेस्ड है। तो ज़्यादातर सवाल फिर ये जो क्वेश्चन है 5th शेड्यूल वाला, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ 5th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। आप देखोगे तो समझ जाओगे जब ये कह रहे हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड अ लोकल बॉडी एज्यूम इट्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहीं से समझ आता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल बॉडी को मिल जाता है, ये बात गलत हो जाती है। और कई बार हमने पढ़ा कि ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, तो सोचने की इसमें बात ही नहीं है ना। और हर पेपर में पूछा गया, सिविल सर्विस में पूछा गया है, और 5th एंड 6th शेड्यूल पे तो और भी बहुत सारे सवाल हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस वीडियो से आपकी अप्रोच डेवलप करना चाहता हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लो। 5th और 6th शेड्यूल देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, बैच वाली फाइल है। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा एक एक जो इसके प्रोविजंस है बेयर एक्ट से। देन ये क्वेश्चन देखो 5th शेड्यूल पे था सिविल सर्विसेज वाला। अब ये देखते जाओ आप, 5th शेड्यूल पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा है, ये 2022 में पूछा गया कि अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल में लाया जाता है तो क्या परिणाम होंगे, है ना, क्या परिणाम होंगे, तो ये तो आप जानते हो। फिर इसके बाद देखो ये पूछा गया कि 5th शेड्यूल किन में अप्लाई होगा किन में नहीं होगा। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस शेड्यूल के अंदर बनता है। फिर हमने देखा कि द प्रोविजन इन 5th एंड 6th शेड्यूल आर मेड इन ऑर्डर टू। फिर आप ये देखो 5th शेड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फिर CDS का क्वेश्चन है, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह के बारे में पूछ लिया, गवर्नर के हाथों में क्या पावर आ जाती है इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर ये देखो आप जम्मू कश्मीर PCS में पूछा गया कौन से स्टेट शामिल हैं और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है या नहीं। फिर 6th शेड्यूल में पूछा गया कि कौन सा स्टेट शामिल नहीं है। तो ये हर एक पेपर में पूछा गया 5th और 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन, है ना। और सारा हमने इंक्लूड करा, पंजाब PCS का, CDS का और UP PCS का, फिर SO के पेपर का। फिर अभी रिसेंटली ना 2 सवाल दिखे थे हमें। एक सवाल दिखा था NDA में जिसमें इन्होंने पूछा था आर्टिकल 371 के बारे में कि कौन कौन सी बातें अप्लाई नहीं होगी, और ये बात इन्होंने CDS में पूछी 2024 में। तो दोनों ही एग्जाम में पूछा गया था, 371G यहाँ पूछ लिया, यहाँ 371A। तो ऐसे ना क्वेश्चन बहुत ही यूनिक हो जाते हैं। अब ये जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप समझ ही रहे हो मैं पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूँ, उनमें ये पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। बट जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं और इस रेफरेंस के साथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ नई बातें भी समझ आ जाती हैं। बाकी और भी सवाल आप देख लो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना वो या तो PYQ पे बेस्ड हैं या फिर PYQ के रेफरेंस से सॉल्व हो रहे हैं। गवर्नर वाला जो क्वेश्चन है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पहले ही मैंने दिखा दिया है ना, फिर CAPF में भी पूछ रखा है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है पार्डनिंग पावर को लेकर पहले ही पूछा गया है, राइट। फिर इसके बाद जो डिसोल्यूशन वाला जो सवाल था वो CAPF में पूछा गया है। तो बहुत थोरोली आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर देखो पॉलिटिकल पार्टी पूछ रखा है, डेफिनेशन है या नहीं। तो जनरली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि ये इस चीज़ का मेंशन है या नहीं है, तो यूजुअली गलत देखने को मिलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। तो और ये सब हमें कैसे पता चलता है, अगेन PYQ के रेफरेंस में। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी कहीं जगह पे जिक्र है, कह रहे हैं कि मेंशन ही नहीं है हमारे संविधान में, तो ऐसा नहीं है। 10th शेड्यूल हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में बात कर रखी है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की, और 10th शेड्यूल पे न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप ये देखो तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली सॉल्व हो रहे हैं। फिर ये वाला इनफैक्ट जो माइनर मिनरल वाला वो भी PYQ के रेफरेंस में ही है। जिन्होंने कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है माइनिंग लीजेस वगैरह माइनर मिनरल को लेके, बट जो रूल वगैरह की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये हो जाता है गलत। और यहाँ भी इन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि नोटिफाई करती है माइनर मिनरल को, तो ये वाली बात सही है। और यहाँ इन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। देखो यहाँ जो इन्होंने बात पूछी कहीं वही बात यहाँ भी ये कह रहे हैं, तो ये गलत होता है। और ये मैंने पूरा समझाया है इसका कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इस तरह के सवालों में फ़ायदा ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते ही हैं कि सर ये स्टेटमेंट वाले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो स्टेटमेंट वाले में अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे अगर 1 रॉन्ग है, देखो यहाँ इन्होंने कहा 1 करेक्ट है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ इन्होंने कहा 1 करेक्ट है तो ये तो होगा नहीं, 1 करेक्ट है तो ये तो होगा नहीं, आंसर इकलौता बचता है 1 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो एलिमिनेशन बहुत अच्छे से लग जाता है इस तरह के सवाल में।
फिर ये पंचायत वाला सवाल, ये भी PYQ बेस्ड है। अच्छा, सिर्फ ये पॉलिटी की बात नहीं है, ज्योग्राफी के रेफरेंस में भी हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो आर्टिफिशियल वाला जो कहा है इन्होंने रेनफॉल को लेके, तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये तो अपनी NCERT से है, तो थीम वाली NCERT मैंने पढ़ा रखी है। फिर डस्ट पार्टिकल को लेके, फिर इसके बाद ये जो था इन्होंने कहा कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, तो क्या ये एक्सट्रीम नहीं है? अगर 3 एक्सट्रीम है कि क्ले पोरस ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो समझ ही आ रहा है। अगर क्ले के बारे में आप बेसिक जानते हो, ना जाने मैंने आपको कितनी बार समझाया, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो मैंने पूरा वो के साथ समझाया है कि क्या डिफरेंस है क्ले सैंड वगैरह में, है ना। मिट्टी भी बहुत तरह की होती है, जब हमने लाल पीली मिट्टी पढ़ी थी। तो अगर ये क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस कह रहे हैं ना, तो आप देखो क्या आता है। यहाँ इन्होंने कहा थर्ड करेक्ट है तो होगा नहीं, फिर यहाँ देखो इन्होंने कहा थर्ड करेक्ट है तो होगा नहीं, फिर यहाँ इन्होंने कहा ना ही सेकंड करेक्ट है ना ही थर्ड। तो बस अगर आप ये पढ़ रहे हो चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन ऑब्जर्व वाटर, तो ये तो मतलब सबने ऑब्जर्व कर रखा है, देख रखा है। तो थर्ड जो कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट है ना, कह रहे हैं थर्ड इज नॉट करेक्ट, इसका मतलब यही हुआ ना कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है नॉट करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है नीदर सेकंड नॉर थर्ड इज करेक्ट, यानी सेकंड और थर्ड गलत है। बट हमने पढ़ा कि सेकंड जो है वो गलत नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, क्या वजह से। तो होते हैं सॉल्व, डेफिनेटली होते हैं। बाकी पूछा ही गया है कि क्या परमिएबल है क्या नहीं, कई बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। क्ले वगैरह के बारे में पूछते हैं कि पुअर एक्वीफायर होते हैं, फिर इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सबसे कम होता है या ज़्यादा होता है, तो यहाँ से भी आइडिया लगा के हम सॉल्व कर पाते हैं। तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी एनालाइज कर दूंगा। वैसे अगर आप इस वीडियो को रेफर करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, पूरी प्रिपरेशन की डायरेक्शन ही आपकी अलाइंड हो जाएगी। लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।